हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएल स्टडी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th का शुरू का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर के अंदर हम दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहली कंट्री का नाम है बेल्जियम, जो यूरोप के अंदर है। दूसरी कंट्री का नाम है श्रीलंका, जो एशिया के अंदर है। सबसे पहले हम बेल्जियम से शुरू करते हैं। देखिए, बेल्जियम यूरोप के अंदर है, ठीक है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। इट हैज पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़, हाफ ऑफ हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हरियाणा की आधी। इट शेयर बॉर्डर विथ लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। ये अपना बॉर्डर शेयर करती है लग्जमबर्ग के साथ, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ। इन चारों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। बेल्जियम इज ए कॉम्प्लेक्स इथेनिक कंपोजिशन। बेल्जियम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स इथेनिक कंपोजिशन है। कॉम्प्लेक्स इथेनिक कंपोजिशन मतलब मिक्सचर ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि बेल्जियम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज है अलग अलग प्रकार की। आप समझते हैं लैंग्वेज कम्युनिटी जो बेल्जियम, यानी कि लैंग्वेज कम्युनिटी समझते हैं बेल्जियम की। कौन कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे वहां के लोग। पहली लैंग्वेज आती है डच। 59% पॉपुलेशन बेल्जियम की डच लैंग्वेज बोला करती थी। दूसरी लैंग्वेज आती है फ्रेंच। 40% पॉपुलेशन फ्रेंच लैंग्वेज बोला करती थी। लास्ट बची हुई लैंग्वेज है जर्मन। जर्मन 1% पॉपुलेशन बोला करती थी। ये सबसे कम पॉपुलेशन थी जो वो जर्मन लैंग्वेज बोला करती थी। अब समझते हैं वो लैंग्वेज कम्युनिटी रहती कहाँ थी। पहली आती है डच। ये डच स्पीकिंग लोग फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे बेल्जियम के। फिर आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच स्पीकिंग लोग वोलोमिया रीजन में रहा करते थे बेल्जियम के। बची हुई 1% लोग जर्मन, ये इस छोटे से इलाके में रहा करते थे बेल्जियम के। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा कि बेल्जियम के अंदर ज्यादा कौन थे, डच लोग थे, और कम मात्रा में थे फ्रेंच। पर वहां पे क्या चक्कर था ये पढ़ते हैं अपन कि फ्रेंच पीपुल आर इन मेजोरिटी बट स्टिल दे इंजॉय पावर बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। फ्रेंच पीपुल माइनॉरिटी में थे, यानी कि फ्रेंच पीपुल कम थे, पर वो पावर को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप थी, ठीक है। फ्रेंच पीपुल माइनॉरिटी में होकर भी पावर को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप थे, वो रिच थे, उनके पास ज्यादा पैसा था इसलिए। वहीं दूसरी ओर बात करें डच लोगों की। ये डच लोग, डच पीपुल आर इन मेजोरिटी बट दे स्टिल डिड नॉट एंजॉय पावर। ये डच लोग थे जो मेजोरिटी में थे, पर वो पावर को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इकोनॉमिकली डेवलप नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, ठीक है। अब ये समझिए, बेल्जियम की कैपिटल नाम का ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या होता है, देयर इज एक्टिव टेंशन इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। कि बेल्जियम की कैपिटल के अंदर एक टेंशन बढ़ने लगती है, ठीक है। ये ब्रुसेल्स इधर है, ये बेल्जियम के एकदम सेंटर में है, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल में टेंशन बनने लगती है, ठीक है। क्यों बनने लगती है अब ये समझते हैं। क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर क्या होता है कि फ्रांस स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में थे और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे। पूरी कंट्री में क्या थे, ज्यादा लोग डच स्पीकिंग यानी डच लैंग्वेज बोलने वाले थे। पर बेल्जियम के अंदर क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा लोग थे। इसीलिए क्या था कि बेल्जियम, वो सॉरी ब्रुसेल्स के अंदर क्या था, ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट थी उसकी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। फ्रेंच स्पीकिंग लोग की कैपिटल में गवर्नमेंट थी, इसलिए वो सारी कंट्री को पावर कंट्रोल कर पा रहे थे अपनी पावर से। इसीलिए वहां पे टेंशन बढ़ने लगती है, ठीक है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, पर क्या होता है, द प्रॉब्लम राइज इन 1960 व्हेन डच आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। प्रॉब्लम राइज 1960 में होती है जब डच लोग इकोनॉमिकली डेवलप हो जाते हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चलता है। इसीलिए वो लोग प्रोटेक्शन कर देते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनकी लैंग्वेज कम्युनिटीज के बीच में। तो इन चीजों को देखकर वहां की गवर्नमेंट कुछ फैसले लेती है।
अभी समझते हैं क्या क्या फैसले लिए उन्होंने। देखिए, बिटवीन 1970 टू 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम फॉर एन अरेंजमेंट दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर। लेकिन 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए, जिससे सब लोग एक साथ रह सके एक ही कंट्री में। अब क्या 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 अमेंडमेंट किए ये समझते हैं, जिससे लोग एक साथ रह पाए। पहला अमेंडमेंट ये हुआ कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका सीधा 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 मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच पीपुल होंगे उतने ही फ्रांस पीपुल होंगे। ठीक है। दूसरा है मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करता था, उसकी अंडर में नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इंडिपेंडेंस था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक गवर्नमेंट और बनाई गई जिसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज ए पावर रिगार्डिंग टू लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट के पास पावर थी लैंग्वेज कल्चर और एजुकेशन रिलेटेड इशू सोल्व करने की। ठीक है। इन इसकी पावर ये थी। आप समझिए, इन दिस गवर्नमेंट यानी कि अब कम्युनिटी गवर्नमेंट पड़ी उसके अंदर क्या था, कैसे इलेक्ट होते थे कैसे इलेक्ट किए जाते थे वहाँ के मिनिस्टर। अब समझते हैं। इन दिस गवर्नमेंट मिनिस्टर आर इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंग टू एन वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। देखिए इस गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर पीपुल के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे जो बिलोंग बिलोंग करते थे एक लैंग्वेज कम्युनिटी को, डच से या फ्रेंच या जर्मन से। ठीक है। जो बोलते हैं ये लैंग्वेज। सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 मिनिस्टर चुने जाते थे पीपुल के द्वारा। ठीक है। जो एक एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक डच बोलता था, दूसरा फ्रेंच बोलता था, तीसरा जर्मन बोलता था, इस तरीके से। इसीलिए वहाँ पे सबको इक्वल पावर मिले। इसी से वहाँ का रिवॉल्यूशन रुक जाता है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सोशल ग्रुप के अंदर सब कुछ सेटल हो जाता है। ठीक है। इसीलिए वहाँ की कहानी खत्म हो जाती है और हैप्पी एंडिंग होता है बेल्जियम की। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम श्रीलंका के बारे में। देखिए यह है श्रीलंका। श्रीलंका इज ए आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ये मतलब कि चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली थी, यानी कि इंडिया के जस्ट एक साल बाद में। फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया, यानी कि श्रीलंका इंडिया से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप समझते हैं श्रीलंका की लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि कौन से लोग कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है। पहली लैंग्वेज कम्युनिटी आती है शिनालाज। शिनालाज लैंग्वेज कम्युनिटी, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ये इनकी पॉपुलेशन 74% थी। ठीक है। यानी कि 74% पॉपुलेशन शिनालाज लैंग्वेज बोला करती थी। दूसरी कम्युनिटी आई है तमिल्स की, फॉलोअर ऑफ हिंदुज्म। ये हिंदुज्म को फॉलो करते थे। इनकी पॉपुलेशन 18% थी। इन दोनों के अलावा दो कम्युनिटीज और थी, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। क्रिश्चियंस क्या थे, इनकी पॉपुलेशन 7% थी और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1 थी। हम मेनली इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सिनालाज और तमिल्स के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेट लैंग्वेज कम्युनिटीज है। ठीक है। आप समझिए तमिल्स कम्युनिटी। तमिल कम्युनिटी भी दो टाइप की थी। ठीक है। देखिए पहले तमिल कम्युनिटी थी श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि श्रीलंका के तमिल्स। इनकी पॉपुलेशन 13% थी, मतलब कि 13% पॉपुलेशन श्रीलंकन तमिल्स की थी। ठीक है। दूसरे आती हैं इंडियन तमिल्स, इनकी पॉपुलेशन 5% थी।
ये इंडिया से गए हुए तमिल थे। अब समझते हैं इंडिया से क्यों गए। ये इंडिया से ब्रिटिश के द्वारा ले जाए गए थे, ब्रिटिश के द्वारा ले जाए गए थे। ब्रिटिश ने टी मेकर एज ए टी मेकर ले गए थे, क्योंकि वहां पे वर्कर्स की कमी थी इसलिए। ठीक है, इसीलिए वहां की अब शिनालाज अपने यहाँ पे देखिए पीछे पड़ा है कि शिनालाज है ना पावर में थे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 74% पॉपुलेशन थी। ठीक है, 74% पॉपुलेशन थी। इसीलिए इन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाना चालू कर दी। ठीक है, अब समझते हैं इनकी पॉलिसीज पढ़ेंगे हम, क्या क्या पॉलिसीज बनाई इन्होंने। ठीक है, पहले पॉलिसीज बनाई, दे डिक्लेयर शिनालाज लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। इन्होंने शिनालाज लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया 1956 के अंदर। ठीक है, दे प्रीफर्ड प्रोफेशनल पॉलिसीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने पहली इन्होंने प्रीफर्ड किया पहली नेशनल पॉलिसीज को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर। मतलब ये है कि इसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें ही मिल पाएगी सबसे पहले जो सिनालाज लैंग्वेज बोला करते थे। मतलब कि किसी दो व्यक्ति हैं, एक सिनालाज लैंग्वेज बोलता है और दूसरी तमिल लैंग्वेज बोलता है, तो जॉब उसी मिलेगी जो सिनालाज लैंग्वेज बोलता है। दे फोस्टर द बुद्धिज्म, वे बुद्धिज्म को प्रमोट करने लग गए। ठीक है, बुद्धिज्म के फॉलोअर थे इसलिए वो बुद्धिज्म को फॉलो प्रमोट करने लग गए। अब ये पॉलिसीज बना दी उन्होंने, इसके कारण तमिल बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपनी डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने। अब समझते हैं उनकी क्या क्या डिमांड रखी तमिल के अंदर। ठीक है, तमिल डिमांड टू लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। कि तमिल ने डिमांड की एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की। दूसरा पॉइंट, दूसरी डिमांड समझते हैं। दूसरी डिमांड ये है, दे डिमांड फॉर दे डिमांड फॉर इक्वली अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग ऑफ एजुकेशन एंड जॉब। उन्होंने ये डिमांड रखी कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के अंदर और जॉब के अंदर। अगला वाला डिमांड समझते हैं, दे डिमांड एन इंडिपेंडेंस तमिल कंट्री इन द नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। उन्होंने एक तमिल इंडिपेंडेंस कंट्री की मांग की नॉर्थ और ईस्ट पार्ट के अंदर, श्रीलंका के अंदर। ठीक है, बट द गवर्नमेंट डिनाइड ऑल द डिमांड्स ऑफ द तमिल। बट पर गवर्नमेंट ने उनकी सारी डिमांड मानने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहाँ तमिल थे उन्होंने भी रिवॉल्यूशन चालू कर दिया। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके सोशल ग्रुप के अंदर। अब वो सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अब वो सिविल वार के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, इसके कारण वहाँ पे बहुत सारी परेशानी हो गई, लाखों व्यक्तियों की जान गई। अब देखिए, हमने पढ़ा दो स्टोरीज, एक में पढ़ा था बेल्जियम जिसके अंदर भी सेम केस था, पर वहाँ के अंदर एकदम प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो जाती है, कोई उसके अंदर किसी की जान नहीं जाती। पर श्रीलंका में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों की जान चली जाती है। अब ये क्यों हुआ ये समझते हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पावर इक्वली शेयर नहीं की गई थी, इसीलिए वहां पे ये कारण हुआ। और बेल्जियम के अंदर सभी को पावर दी गई थी, चाहे वो 1% पॉपुलेशन हो, चाहे वो 59% पॉपुलेशन हो। अब हमारा आता है नए अगला टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। देखिए पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में, कॉन्फ्लिक्ट सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, सोशल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वोलेंस एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखिए पहले पॉइंट में क्या कर रखा है कि पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये रिड्यूस करती है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि दंगे हो रहे हैं इनको रोकाती है। ठीक है, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या लीड करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण वोलेंस हो जाते हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री के अंदर। दूसरा पॉइंट है हमें, पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों अच्छी है, कि पावर शेयरिंग इज ए स्प्लिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, बिकॉज पीपुल
have right that have constant have हाउ दे गवर्नमेंट, क्योंकि पीपुल के पास राइट है कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाएंगे। ठीक है, उनके पास पावर है कि वो किसी भी चुन सकते हैं, इसलिए पावर सबके अंदर इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखिए, अब फॉर्म पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के। मॉडर्न पावर के अंदर, यानी मॉडर्न पावर शेयरिंग के अंदर पावर शेयरिंग डिवाइडेड है फॉर्म्स के रूप में। तो चार प्रकार की फॉर्म्स है। एक है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरी है वर्टिकल पावर शेयरिंग, थर्ड पावर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये चार है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या है कि आप हॉरिजॉन्टल से क्या समझते हैं, एकदम ये तिरछी लाइन, इसके अंदर सबको इक्वल पार्ट मिलता है, इक्वली इक्वली को सबको इक्वल पावर मिलती है। देखिए इसके अंदर पार्ट कौन कौन से आते हैं, इसके पार्ट है तीन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन इसके पार्ट हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दीज आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये तीनों के तीनों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये ऑर्गन है गवर्नमेंट के अंदर, विच आर इक्वल इन पावर, इन तीनों के पास इक्वल पावर है, ये पावर के अंदर इक्वल है तीनों के तीनों। अब इनके काम देख लेते हैं क्या क्या काम करते हैं। पहला आता है लेजिस्लेचर, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि लेजिस्लेटर लॉ बनाता है ये कंट्री के लिए। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट, ये लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है। फिर आता है लास्ट जुडिशरी, चेक एंड बैलेंस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को चेक करता है और बैलेंस करता है लॉ को। ठीक है, फिर आता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल से आप समझते हैं एकदम सीधी लाइन, इसके अंदर पावर लेवल के अनुसार लेवल के अनुसार बांटी गई है। सबसे नीचे वाले के पास कम, फिर ऊपर वाले के पास और ज़्यादा, फिर ऊपर वाले के पास और भी ज़्यादा। तो इसके अंदर पहले नीचे ही नीचे आती है पावर लोकल गवर्नमेंट, इसके पास कम पावर होती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, इसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। फिर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। ये इन दोनों को अपनी पावर देती है। ठीक है, ये दोनों इसके नीचे सबोर्डिनेट है इनके। अब देखिए, इन दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पावर इज शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इनकी इस फॉर्म के अंदर पावर को बांटा जाता है डिफरेंट लेवल के अंदर। ठीक है, लेवल के अंदर मैं बता चुका हूँ कैसे बांटा जाता है। नीचे वाले के पास कम, ऊपर वाले के पास थोड़ी ज्यादा और सबसे ऊपर वाले के पास सबसे ज्यादा। इसी को कहते हैं हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अगले वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फेडरल डिवीजन। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझिए। अब आती है थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर is shared among the different religion group in a same country. There is a legal arrangement for a woman or a socially weaker section गवर्नमेंट रिजर्व कि पावर शेयरिंग इस फॉर्म के अंदर, देखिए ये सैड फॉर्म है, तो इस फॉर्म के अंदर पावर शेयर होती है डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस और या लिंग्विस्ट, ठीक है, लिंग्विस्ट ग्रुप के अंदर पावर शेयर होती है एक सेम कंट्री के अंदर। ठीक है, देयर इज ए लीगल अरेंजमेंट फॉर ए वुमेन एंड सोशली वीकर सेक्शन कि एक लीगल अरेंजमेंट बनाया हुआ है वुमेन के लिए और सोशली वीकर सेक्शन मतलब एस टी इनके लिए। इनके लिए क्या किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखी है, ठीक है, 1/3 सीट लेजिस्लेचर के अंदर, इनकी 1/3 सीट केवल इनके लिए रिजर्व कर रखी है वुमेन और सोशली वीकर सेक्शन के लिए। अब आता है फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का फोर्थ फॉर्म। In this form, we have also seen power is shared among a political parties, pressure groups and movements. देखिए इस फॉर्म के अंदर पावर को शेयर किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज तो आप समझते हैं इनके पास बहुत पावर रहती है। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, इस तरीके से। प्रेशर ग्रुप, आपको प्रेशर ग्रुप में बताता हूँ। प्रेशर ग्रुप वो लोग होते हैं जो अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए सरकार से प्रयास करते हैं। वो वहाँ पे वो करने लग जाते हैं, वो करते हैं, मांग करते हैं, अपनी रोड पे आ जाते हैं और अपनी मांग करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर होती है। यदि वो कोई मांग करते हैं और वो कंट्री के लिए बेनिफिट करती है तो सरकार को उसे मानना ही पड़ेगा, उनकी भी वो पावर है। ठीक है, एंड मूवमेंट्स। तो आज इस चैप्टर, ये अपना चैप्टर खत्म होता है, पावर शेयरिंग खत्म होता है। ठीक है,
इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। अगले चैप्टर के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पीएल स्टडी। थैंक फॉर वाचिंग माय चैनल पीएल स्टडी।